चलो देख ले यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज एमएस एक्सेल, फिर पढ़ा था एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर। ठीक है, एमएस एक्सेल किस चीज के लिए यूज्ड होगा। फिर हमने इसका वेलकम स्क्रीन देखा, वेलकम स्क्रीन। और उसके जस्ट बाद फिर हमने देखा इसका इंटरफेस। ठीक है, एमएस एक्सेल का इंटरफेस। इंटरफेस के बाद हमने एक्सटेंशन देखा, हमने रन कमांड्स देखे, रन कमांड देखा एमएस एक्सेल का। उसके बाद हमने कुछ मजीद नोट्स देखे, जैसे कि आपके पास एमएस एक्सेल में कितने रोज, कितने कॉलम्स, कितने सेल्स होते हैं। एमएस एक्सेल के फाइल को क्या कहा जाता। एमएस एक्सेल में जो फाइल है जिसे वर्कबुक या तो फिर बुक कहा जाता, वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो हमने कहा कि शीट्स या तो फिर स्प्रेड शीट से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए या तो फिर न्यू शीट क्रिएट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट कीज होते हैं। न्यू फाइल के लिए CTRL+N और न्यू शीट के लिए Shift+F11। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा कि आपके पास एमएस एक्सेल के इनसाइड फार्मूलाज एंड फंक्शंस दोनों में फ़र्क क्या है। फार्मूलाज में आपके पास ऑपरेटर्स आते हैं, फंक्शंस में आपके पास कैलकुलेशन या तो फिर ऑपरेशन का नाम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे रेंज वर्सेस रेफरेंस समझते हैं। रेंज और रेफरेंस दोनों का मतलब क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका टुडे के टॉपिक्स। अगर आप चाहते हैं मेरी तरह टाइपिंग आप भी तेजी से कर लो तो कोर्स को चेकआउट कर लो, फ्री में आपको टाइपिंग सिखाया जा रहा है। ठीक है, सर्च कर लेना नसीब कोड स्टूडियो। ठीक है, टाइपिंग कोर्स इंटर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टाइपिंग क्रैश कोर्स, और ये आपको टाइपिंग पूरा सिखा देगा। टोटल ये 24 मिनट की वीडियो है। 24 मिनट में आपको आपका जो 2 मंथ का टाइपिंग कोर्स है वो पूरा मौजूद, और यहाँ पे आपके चैप्टर्स भी मौजूद हैं। क्या आपको ज़ाहिर बात है, अगर आपको ऑफिस आती है टाइपिंग नहीं आती तो एक लेटर डेटा एंट्री कितने टाइम में करोगे, मसला होगा ना। तो टाइपिंग मस्ट है, ये बेस है आपका। ये बेस क्लियर कर लो, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो। तो इसमें ओवरऑल आपको यहाँ पे लेसन्स दिए गए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हाथ कैसे बिठाना है, फिंगर्स के नाम क्या है, फिंगर्स कैसे बिठाने हैं। उसके बाद यहाँ पे लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक आपका ये पूरा कोर्स है। ठीक है, जिसमें आपको टाइपिंग सिखाया जा रहा है, और फिर यहाँ पे टाइपिंग के रिसोर्सेज जिसके थ्रू आप अपना टाइपिंग स्पीड बूस्ट कर सकते हो। एक एक लेसन करने में आपको ऑलमोस्ट एक एक दिन लगेगा, कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके 2 मंथ का कोर्स है जिसको 24 मिनट में आपको यहाँ पे दिया गया है। उसका फायदा उठा लो। अरे समझ। अच्छा, आज के टॉपिक सबसे पहला कि हमारे पास यहाँ पे सेल रेफरेंस होता क्या है। सेल रेफरेंस, तो विंडो+R एक्सेल टाइप करते हैं और हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन करते हैं। अब अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो इस सेल का खुद का लोकेशन होगा। ठीक है, और वो लोकेशन बन के आ जाता है यहाँ पे कॉलम एंड रोज के कॉम्बिनेशन से। स्टार्ट में कॉलम का नाम लगता है, बाद में आपके रो का नाम। तो मतलब इस सेल का नाम मैं कह सकता हूँ कि E7 है। अरे समझ। चलो अब आपकी बारी है, इस सेल का नाम बताओ। जी, और यहाँ से आ जाएगा 13, ये बन जाएगा G13। इस सेल का नाम B10। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, इस सेल का नाम N9। ठीक है, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी बताया जा रहा कि आपके पास इस सेल का नाम क्या है, N9 है। ठीक है, तो ये सेल रेफरेंस होती है और सेल एड्रेस होती है कि आपको यहाँ पे जो सेल का नाम बताया जाता वो बेस्ड ऑन कॉलम्स एंड रोज होता। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सेल सिलेक्शन की, जिसमें आपके पास रेंज आ जाता और आपके पास मल्टी रेंजेस सिलेक्शन या तो फिर मल्टी सेल सिलेक्शन। जैसे कि यहाँ पे कर्सर पे गौर कर ले, ये जो आपको पॉइंटर यहाँ वहाँ दिख रहा है, एमएस वर्ड में ये ऑलमोस्ट 2 टाइप का आपको मिल जाता है। एक आपके पास
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए था, दूसरा टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए था। पर इसमें आपके पास ये वाला जो पॉइंटर है ये ऑलमोस्ट आपको 3 और 4 किस्म का मिल जाता। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखता हूँ तो देख लो यहाँ पे आपको प्लस, मोटा सा प्लस सिंबल दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो मोटा सा प्लस सिंबल है इसको हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंटर बिहेवियर। ठीक है, और इसमें आपके पास सबसे पहले प्लस जैसा, सारे प्लस ही होते पर प्लस मोटू सा। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैंने कहा सिलेक्शन। अरे समझ, जब आपको ये वाला प्लस सिंबल दिख रहा है तो समझ ले ये वाला जो प्लस सिंबल है ये वाला, इसके थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट कर लिए, मैंने यहाँ पे एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक से ज्यादा रो सेलेक्ट कर लिए। अब अगर मैं एक सेल को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल की पकड़ के रखो, दूसरे सेल पे क्लिक कर लो, तीसरे सेल पे क्लिक कर लो, तो मतलब ये हुआ आपके पास मल्टी सेल सिलेक्शन। सबको एक साथ यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आपने एमएस वर्ड से पढ़े हैं उनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की पकड़ के रखते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप के मल्टीपल रेंजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, तो ये मल्टी रेंज सिलेक्शन है। मल्टी रेंज सिलेक्शन आपका हेल्प करता है कि एक साथ मल्टीपल जगहों पे काम कर लो। तो हम यहाँ पे ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है, इस सिंबल के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं CTRL मतलब कंट्रोल की। ठीक है, आ रही होगी समझ। इसके बाद एक और आपको यहाँ पे पॉइंटर मिल जाता है। मान ले इस सेल में मुझे कुछ लिखना है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो देख लो अब आपका जो पॉइंटर है वो जो मोटा सा प्लस सिंबल आ रहा था उससे ये कन्वर्ट हो गया किस चीज में, कर्सर में। अरे समझ, इसको कर्सर कहा जाता है। इसका मतलब इस वाले सेल में आप टाइप कर सकते हो, यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो, सिलेक्शन, इसके इर्द गिर्द सिलेक्शन का आपके पास पॉइंटर आ रहा है। पर यहाँ पे इंसर्ट जैसे ही चले जाते हो तो देख लो अब आ रहा है कर्सर यहाँ पे टाइपिंग का। टाइपिंग का कर्सर, या तो जो हमारे पास यहाँ पे कर्सर है वो कैसे लाया हमने, डबल क्लिक कर लो किसी भी सेल पे, आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे समझ, अब यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप करता हूँ, इंटर करेंगे तो ये रहा हमारा नाम। अरे समझ, तो दूसरा सिंबल आपने यहाँ पे देखा जिसे हम कहते हैं कर्सर। ठीक है, और इसको हम हमेशा यूज करते हैं किस चीज के लिए, टाइपिंग के लिए। थर्ड देख ले, अब जैसे ही हम यहाँ पे इसके इर्द गिर्द पॉइंटर लेके जा रहे हैं या यहाँ पे इस पे पॉइंटर लेके आ रहा है, वही प्लस सिंबल आ रहा है जिसे सेल कहा जाता है। इसको सेल भी कहा जाता है, ये जो आपके पास पॉइंटर आ रहा है। ठीक है, इससे हम सेल सिलेक्शन। और मान ले अगर मैं इस सेल को क्लिक करता हूँ और गौर से देख ले, मैं यहाँ पे इसे फुल जूम कर चुका हूँ, थोड़ा सा और जूम, इसके बॉर्डर पे जैसी मैं पॉइंटर लेके आता हूँ तो देख लो पॉइंटर अपना बिहेवियर है, जो कर्सर अपना बिहेवियर है वो वापस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे 4 एरोज बन जाते हैं। अब इन 4 एरोज का मतलब क्या है, अब अगर ये वाला सेल है, आप चाहते हो कि मुझे डेटा C2 में टाइप नहीं करना था, D2 में टाइप करना था या A2 में टाइप करना था, इस सेल को आपने मूव करना है, उसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाओ, 4 एरोज बनेंगे, लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, इसे उठा लो। कुछ लोग कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर लो, फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर लो, या तो फिर यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लो, यहाँ पे पेस्ट, नहीं शॉर्टकट है। इसके बॉर्डर से इसे पकड़ लो और इस तरह मूव कर लो। समझ आ रहा है? तो आपके पास नेक्स्ट था 4 एरोज पॉइंटर, और इसमें इसको आप यूज करते हो मूव करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट या तो फिर सेल में जो डेटा है यहाँ वहाँ मूव करना है, ये सेल वैसे भी ऑब्जेक्ट की तरह ही है, इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाओगे तो आपने सेल ऑब्जेक्ट को मूव कर लिया एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। समझ आ रही है? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए इस वक्त आपने कितना बिहेवियर इसके देखे, 3 बिहेवियर देखे। एक और बिहेवियर देख ले, हम यहाँ पे जैसे ही इस वाले सेल पे जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे सेल के इर्द गिर्द बाकी कॉर्नर सारे एक जैसे दिख रहे हैं, पर ये कॉर्नर देख लो, इसमें आपको डॉट दिख रहा है। अब ये जो डॉट है इस पे पॉइंटर लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे जो प्लस हल्का सा मिल जाता। ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्रैग हैंडल। क्या कहते हैं, ड्रैग हैंडल। याद रख लो, ये ड्रैग हैंडल नहीं, ये सेल सिलेक्शन होगा, ये आपके पास कर्सर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बॉर्डर पे पॉइंटर लिए 4 एरोस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, पर एट द मोमेंट जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंटर लेके आएंगे तो देख लो ये ब्लैक आपके पास सिंबल और प्लस सिंबल बन जाता है, इसको हम कहते हैं ड्रैग हैंडल। इसके थ्रू आप ये टेक्स्ट जो कि इस सेल में लिखा गया इसको रिपीट कर सकते हो। कैसे, अब मान ले मैं चाहता हूँ कि ये जो नसीब खान इस सेल में लिखा हुआ आ रहा है ये मुझे
रो नंबर 10 तक चाहिए, तो इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाओ, लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, खींच लो। समझ आ रहा है? तो जब भी आपको सेल में डेटा को रिपीट करना है, तो रिपीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, अभी आपने देखा इस चीज को, ड्रैग हैंडल। ठीक है, डेटा को रिपीट करना या लास्ट स्टेप रिपीट करना, डेटा रिपीट करना या तो फिर लास्ट स्टेप रिपीट करना। आपने कोई फंक्शन लगाया, आप चाहते हो बाकियों के लिए भी सेम फंक्शन चाहिए, तो फिर यूज कर लो ये ड्रैग हैंडल। अब क्या ड्रैग हैंडल सिर्फ वर्टिकली यहाँ पे ड्रैगिंग में हेल्प करता है? नहीं। अगर आपका ये डेटा पड़ा, आप चाहते हो ऊपर ड्रैग करना है, तो लेफ्ट क्लिक यहाँ पे पकड़ के रखो, ऊपर ड्रैग कर लो। और अगर आप चाहते हो लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करना है, तो लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग कर सकते हो, राइट साइड की तरफ ड्रैग कर सकते हो। तो जिस एंगल में भी आपको यहाँ पे ड्रैगिंग करनी है, इजिली ड्रैग कर सकते हो यूजिंग ड्रैग हैंडल। और याद रख लो, ये आपके सिलेक्शन पे भी डिपेंड करता। जैसे कि मान ले मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और सी, अब मैं चाहता हूँ ये ए बी सी इनको मुझे यहाँ तक रिपीट करना है। अब यहाँ तक इसे रिपीट करने के लिए सबसे पहले सी को आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ तक रिपीट करोगे, फिर बी को सेलेक्ट करोगे, यहाँ तक रिपीट करोगे, फिर ए को सेलेक्ट करोगे, यहाँ तक रिपीट करोगे। नहीं, सबको एक साथ कर लो, तीनों को सेलेक्ट कर लो। इनका देख लो, एक कंबाइन सेल और डब्बा बन के आ चुका है, और इनमें एक ही आपको ड्रैग हैंडल दिख रहा है। उसका मतलब ये ड्रैग हैंडल इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी काम करेगा। अब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो और इसे खींच लो, तो देख लो आप तीनों सेल्स में डेटा को एक साथ ही रिपीट कर सकते हो। तो ये हमेशा आपके सिलेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो कंट्रोल ए सिलेक्शन करते हैं, डिलीट की प्रेस करते हैं, तो जो भी डेटा था इसमें वो डिलीट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे कभी भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पॉइंटर में आपके पास अगर ये कर्सर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो फिर अगर ये कर्सर आ रहा है जिसके स्टार्ट और हर लाइन के लास्ट और स्टार्ट में एरो है, या तो फिर आपके सामने ये मोटा सा सिंबल आ जाता। ठीक है, या तो फिर आपके पास ये वाला सिंबल आ जाता, तो इसको कहते हैं ड्रैग हैंडल। इसको टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है, इसको मूव करने के लिए और इसको सिलेक्शन के लिए। क्लियर है सबके लिए? ड्रैग हैंडल। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं सेल सिलेक्शन। वो आप समझ चुके हो कि सेल को हम इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी सेल सेलेक्ट करने हैं तो आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, खींच लो, ये मल्टी सेल सिलेक्शन। और अगर आप किसी और जगह से भी मल्टी सेल सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इस तरह आप कंट्रोल की पकड़ के रखो, मल्टी सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, सबको एक जैसा आप यहाँ पे फॉर्मेट दे सकते हो। समझ आ रही है सबको? अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मान ले यहाँ पे स्टार्ट में कुछ फॉर्मेटिंग कर दे, पर उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे, 1 2 3 और फिर ये 4 और ये हो गया 5। अब हमारे यहाँ पे जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता है कि स्टार्ट हो रहा है A1 से और खत्म हो रहा है E1 पे, E5 पे। E5 तो ये रहा, ठीक है, ये E1 पे, तो ये ओवरऑल फर्स्ट रो है, तो A1 B1 C1 D1 E1। अरे समझ, तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से? इस पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे ये खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। अरे समझ, अगर हमने ये सारे सेल्स किसी फंक्शन में सेलेक्ट करने हो, इनके ऊपर काम करना है, कैलकुलेशन करना है, ऑपरेशन करना है, तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं A1, तो यहाँ पे लिखेंगे A1, फिर दरम्यान में कोलन आ जाएगा, फिर लास्ट में हम लिखते हैं E5, अच्छा 1। ठीक है, E1। हम कहते हैं कि A1 से ये स्टार्ट हो चुके हैं और कहाँ तक चले जाएंगे, E1 तक। तो इसका मतलब बीच में जितने भी यहाँ पे आपके पास सेल्स होंगे उनको भी सिलेक्ट किया जाएगा। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू sum सम एक फंक्शन है, और मैं यहाँ पे कहूंगा कि A1 से स्टार्ट करके कॉलन लगा लेते हैं और फिर E1 तक। तो देख लो, इसने पूरा रेंज हमें सेलेक्ट करके दे दिया, ऊपर दिख रहा होगा पूरा यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कुछ इस टाइप का ये होता है रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस में आपके पास सिंगल सेल भी हो सकता है जैसे कि A1, या तो फिर B1, ठीक है, या तो फिर कोई भी सेल। अरे समझ, तो रेफरेंस में आपके पास सिंगल सेल का नाम भी हो सकता, या तो फिर आपके पास रेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब इस रेंज में आपके पास मल्टी सेल सिलेक्शन होती है। मल्टी सेल सिलेक्शन में आपके पास यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि A1 से हमने स्टार्ट कर लिया और फिर चले गए कहाँ तक, E1 तक। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक रेंज सेलेक्ट कर लिया जो कि स्टार्ट इस पॉइंट से होती है और खत्म इस पॉइंट पे होती है, तो इसके बीच में बाकी सेल्स भी सेलेक्ट हो जाएंगे।
पर एक और यहाँ पे तरीका होता है एक एक सेल सेलेक्ट करने का, जिसमें हम लिखते हैं जैसे कि A1, फिर हमने कोमा लगा के लिखा B1, फिर कोमा लगा के लिखा C1, फिर कोमा लगा के लिखा D1। इसी तरह हम चलते जा सकते हैं। तो इसमें हम एक एक सेल का यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं, ये एक सिंगल सिंगल सेल का आप रेफरेंस देते जा रहे हैं। समझ आ रही? ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल रेफरेंसेस भी दे सकते हो, जैसे कि मान लें एक रेफरेंस स्टार्ट हो रहा है A1 से कोलन, और फिर E1 पे वो खत्म हो जाती है। मुझे एक और रेफरेंस देना है तो कोमा लगा के फिर लिखेंगे B1 से स्टार्ट हो जाएगा, और मान लो यहाँ पे ये A2 से स्टार्ट हो जाएगा, A2 से, और फिर चला जाएगा E2 तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस दे दी, ये एक रेंज हुआ, ये दूसरा रेंज हुआ। अरे समझ। तो इस टाइप का जब भी कुछ दिखे तो समझ ले पहला सेल और दूसरा सेल, इसके बीच में जितने सेल्स होंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। पहला सेल दूसरा सेल, इसके बीच में जितने भी सेल्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर कुछ इस टाइप के सिलेक्शन आ रहा है कि पहला सेल दूसरा सेल इसके बीच में कोमा आ रहा है, तो याद रख लो सिर्फ इस सेल का और इस सेल की बात हो रही है। जैसे कि एग्जांपल में देख ले, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे B2 सेलेक्ट, ये वाला सेल सेलेक्ट करना है जिसमें 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये B1 है। और एक ये सेल सेलेक्ट करना है जिसमें 4 लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमारे पास D1 है। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और लिखेंगे यहाँ पे B1, फिर कॉमा, और इसके बाद D1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो सिर्फ और सिर्फ इसने दो ही सेल सेलेक्ट कर लिया, बाकियों को स्किप कर लिया। तो कोमा सेपरेशन सिंगल सिंगल सेल सिलेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा मान ले अगर हमने यहाँ पे ये दो सेल सेलेक्ट करने हैं और फिर ये दो सेल सेलेक्ट करने हैं, तो इसके लिए इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि A1 से स्टार्ट होगा वो B2 तक जाएगा, और कॉमा, फिर D1 से स्टार्ट होगा और चला जाएगा E1 तक। तो यहाँ पे देख लो हमने दो दो रेंजेस इसे बता दिए, अब इनके बीच में बाकी सेल्स भी हो सकते थे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये था आपके पास सिलेक्शन के, जब भी आपको फार्मूला में कुछ इस टाइप का सिलेक्शन करना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए रेंज और रेफरेंसेस। रेफरेंसेस हम कैसे दे सकते हैं, कोमा का क्या काम होगा, और इसमें अगर आप कोलन यूज करते हो तो कोलन का क्या काम होगा। बेसिक सबके क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स की तरफ, जिसके थ्रू हम फार्मूलाज बनाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास आ जाता है एडिशन के लिए, दूसरा ऑपरेटर ऑपरेटर हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरा ऑपरेटर यहाँ पे आ जाता है डिवीजन के लिए, और फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे छोटा सा टेस्ट करता हूँ। एक आपके पास ये नेक्स्ट सिंबल आ जाता है जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो पावर को। ठीक है, अब इन सब के सिंबल्स यहाँ पे हम सामने लगाते हैं, तो सबसे पहला सिंबल ये रहेगा, दूसरा सिंबल सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस लगेगा, डिवीजन के लिए जाहिर बात है आपके पास ये वाला सिंबल नहीं होता जो आपने स्कूल में पढ़ा था। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ये परसेंटेज सिंबल है और हम इसे कुछ इस टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे, इसको डिवीजन के लिए यूज किया जाता, और एस्टेरिस्क सिंबल हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, पावर के लिए आप कैरेट सिंबल का यूज करोगे। ठीक है, अब ये सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड को ओपन करते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सबसे पहला सिंबल प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा, दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और अपने कीबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट की पकड़ के रखूंगा और इसके बाद ये वाली की प्रेस करूंगा तो प्लस मिलेगा, और अगर माइनस तो सिंपल ये वाली की प्रेस कर लो विदाउट एनी की कम्बिनेशन तो आपको माइनस मिलेगा। और अगर हमें यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश चाहिए तो फॉरवर्ड स्लैश आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको एस्टेरिस्क सिंबल चाहिए तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 8 के ऊपर, पर इस वक्त अगर मैं ये की प्रेस करता हूँ तो देख लो यहाँ पे ये 8 दे रहा है, पर जब हम शिफ्ट के साथ ये की प्रेस करेंगे तो हमें ये एस्टेरिस्क सिंबल मिलेगा, और लास्ट यहाँ पे कैरेट का सिंबल, तो कैरेट का सिंबल आपको मिलेगा 6 के ऊपर, तो शिफ्ट के साथ 6 की प्रेस करोगे तो आपको कैरेट का सिंबल मिल जाएगा। अरे समझ। एक चीज हमेशा याद रख लो, जब भी हम फंक्शंस या तो फिर फार्मूलाज को स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो याद रख लो हमेशा आपको स्टार्ट कर लेना होगा किसी से, इक्वल सिंबल से। ठीक है, आपको स्कूल के मैथ्स में भी यही चीज सिखाया गया होगा कि हाँ लेफ्ट साइड पे आपको इक्वल लगाना होगा, क्योंकि आगे आप सोल्यूशन देने जा रहे, ऑपरेशन कैलकुलेशन करने जा रहे। ठीक है, तो हमेशा आपका फार्मूला और फंक्शन स्टार्ट होगा
आपके पेपर में भी आएगा कि चलो बता दो फार्मूलाज और फंक्शंस किस चीज से स्टार्ट होंगे, तो आप सिंपल बता सकते हो कि हमेशा स्टार्ट होते हैं इक्वल सिंबल से। तो चलो यहाँ पे बेसिक सा ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिशन, और फिर लिखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा पावर। ठीक है, इसे एक्सपोनेंटेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रख लो, आपको यहाँ पे कॉलम्स एंड रोज को रिसाइज करना भी आना चाहिए। कॉलम्स एंड रोज रिसाइजिंग। अब मान ले यहाँ पे डेटा सब्ट्रैक्शन का हमने ज्यादा लिखा था, तो इसके आगे जो एन था वो नहीं दिख रहा, तो कैसे इसे बड़ा कर लेंगे? यहाँ पे सेल को आप बड़ा नहीं कर सकते। ऊपर आपके पास यहाँ पे ये ब्रेकर आपको दिख रहा होगा, ये एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जो सेपरेट कर रहा है, इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाओगे तो देख लो आपके पास यहाँ पे ये वाला सिंबल बन के आ जाएगा, लेफ्ट एरो और राइट एरो। आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, इस तरह खींच लो, ये कॉलम हमने बड़ा कर लिया। सेम इसी तरह यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लीकेशन, आगे कुछ इसके लेटर्स गायब है, तो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख लो वो सिंबल नहीं बन रहा। पर जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे, मतलब हेडर से हम यहाँ पे अपने कॉलम्स और रोज को रिसाइज कर सकते हैं। सेम इसी तरह रो को रिसाइज करना है तो यहाँ से आप रो को रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रख लो। अगर हम यहाँ पे एक काम ये करते, अगर मान लें यहाँ पे कुछ करेक्टर्स इसके दिख रहे, कुछ करेक्टर्स नहीं दिख रहे, तो हम यहाँ पे बीच पे जब जब डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक का मतलब होता है ऑटो फिट टू कंटेंट। अरे समझ, मतलब अगर आपके पास कंटेंट से ये जगह कम ले रहा है, और आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, तो जितना कंटेंट होगा ये उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जगह ले लेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नंबर्स पर स्टार्ट में अगर हमें कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम्स को रिसाइज करना आपको आ गया, क्या आप कॉलम्स को रिसाइज करने के लिए हेडर्स का यूज करोगे। वो हेडर्स आपके पास रो का हो सकता है या तो फिर कॉलम का। कॉलम को साइज देना है तो कॉलम का हेडर, रो को साइज देना है तो रो का हेडर। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि मुझे कॉलम्स एंड रोज इंसर्ट करने, तो इसके लिए आप यहाँ पे हमेशा यूज करेंगे CTRL प्लस माइनस की, पहले प्लस करते हैं, प्लस की, और फिर CTRL प्लस माइनस की। ठीक है, ये प्लस की एडिशन के लिए होता है, मतलब आपको अगर कॉलम या रो ऐड करना है तो आप प्लस की कंट्रोल के साथ कंबाइन कर लो। अगर कंट्रोल के साथ आप माइनस की कंबाइन करोगे तो ये कॉलम्स को और रोज को डिलीट करने में आपका हेल्प करेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे स्टार्ट में एक कॉलम की जरूरत पड़ी, मुझे एक कॉलम ऐड करना है, तो ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन कर लो, कंट्रोल प्लस की प्रेस कर लो, एक कॉलम आ जाएगी। अरे समझ। और अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं, टॉप पे मुझे एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैं सबसे पहले रो सिलेक्शन करूंगा, कंट्रोल प्लस की प्रेस करूंगा, तो टॉप पे यहाँ पे एक रो आ जाएगी। याद रख लो, अगर आपने सिलेक्शन नहीं की है, कंट्रोल प्लस की प्रेस करोगे तो ये छोटा सा विंडो आ जाएगा, इसमें कहा जा रहा है कि आपको सेल्स इंसर्ट करने हैं, या तो फिर आपको रो इंसर्ट करना है, या तो फिर कॉलम, ये कंफ्यूज है। अरे समझ, तो फिर आप यहाँ से सिलेक्शन करोगे, हमेशा यहाँ पे सिलेक्शन कर लो। जैसे कि मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम का सिलेक्शन करूंगा, कंट्रोल प्लस। मान ले यहाँ पे मुझे कॉलम को यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस, और डिवीजन से जस्ट पहले मुझे कॉलम मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल एक कॉलम ऐड करते हैं, और अगर ये कॉलम डिलीट करना है तो सिलेक्शन कर लो, कंट्रोल माइनस से कॉलम को डिलीट कर सकते हो। फिलहाल कंट्रोल प्लस, यहाँ पे आपके पास मेथड 1 होगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा मेथड नंबर 2, और यहाँ पे आ जाएगा मेथड नंबर 3। ठीक है, और इनको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे लेके आ जाते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इनको और इनको भी सिलेक्ट करना है एक साथ, बोल। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नंबर्स हम इंसर्ट करते हैं, और नंबर्स का हम यहाँ पे कलर रेड रख के इनको यहाँ पे बोल्ड करते हैं, और यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई करते हैं। ये चीज़ें आपने पढ़े MS वर्ड में। ठीक है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कुछ नंबर इंसर्ट करते हैं रैंडम से। ऑपरेटर सबको आप सबके ऑपरेटर्स आपको पता है, ठीक है, कि यहाँ पे एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस का ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर, और उसके बाद डबल क्लिक करके यहाँ पे इसे रिसाइज देते हैं, डबल क्लिक करेंगे। एक चीज़ और याद रख ले, यहाँ पे सेल्स को रिनेम करना। ठीक है, अब जाहिर बात है, आपने एक दफ़ा एक सेल में डेटा लिख लिया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो डेटा हमेशा के लिए रहेगा, आप चेंज भी कर सकते हो उस डेटा को। अरे समझ,
तो रिनेम करने के लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं। एक, आप अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर लो। दूसरा आपके पास तरीका होता है कि आप उस सेल पे डबल क्लिक कर लो। तीसरा तरीका होता है कि आप फार्मूला बार से उस सेल में डेटा को एडिट कर लो। जैसे कि यहाँ पे नीचे आ जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा मान लें नसीब खान। अब जैसे इंटर करूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे खान की जगह पे कुछ और लिखना था। अब इस सेल को एडिट करना है, तो तीन तरीके आपके पास। सबसे पहले F2, अपने कीबोर्ड से F2 की जैसी प्रेस करोगे, देख लो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। पर याद रख लो, अगर आप सेल को सिर्फ सेलेक्ट करके डेटा को चेंज करने की कोशिश करते हो, जैसे कि मैंने NK, तो पुराना डेटा यहाँ पे ये डिलीट कर लेता है, ठीक है, और आपको नया डेटा दे देता है। तो ये गलती मत करना कि अगर आप चाहते हो नया डेटा चाहिए तो ठीक है, आप सिर्फ सेल को वैसे ही सेलेक्ट कर लो और जो भी टाइप करोगे ये पिछले डेटा को रिप्लेस कर लेगा। पर अगर हम चाहते हैं कि नहीं, वही जो पुराना डेटा है उसको हमने एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आप इस सेल पे क्लिक कर लो और इस सेल में आप F2 की प्रेस करोगे तो देख लो कर्सर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसके साथ आगे जो भी कुछ लगाना चाहते हो। दूसरा तरीका, कि आप सेल को सेलेक्ट कर लो, ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। कुछ चाहिए नया ऐड करना है, जैसे कि मुझे ये फालतू का टेक्स्ट इसके साथ नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट करूंगा, इंटर करूंगा, तो वापस टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा तरीका कि आप डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक से आप कर्सर कहीं पे भी लेके जा सकते हो और वहाँ पे मजीद टाइपिंग कर सकते हो। तो जब भी आप डेटा टाइप करते हो तो डेटा को आप हमेशा एडिट भी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एडिशन, और मान लें मुझे यहाँ पे 33 और 17 को आपस में जमा करना है, तो मेरे पास तीन तरीके। कितने तरीके? तीन तरीके। पहला तरीका कि हम यहाँ पे सेल का रेफरेंस देंगे। कैसे सेल का रेफरेंस? मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू 33, जिस सेल में लिखा हुआ आ रहा है उस सेल का नाम B2। मैंने कहा इसे प्लस कर लो, उसके नीचे वाला जो सेल है उसका नाम B3। जैसे इंटर करेंगे तो ये यहाँ पे डेटा हमें जमा करके दे देगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम यहाँ पे इक्वल्स लगाएंगे और इसके बाद एक सेल में 33 आ रहा है तो हम 33 यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 1 से 1 मतलब 17 लिखेंगे, एंटर करेंगे। तीसरा तरीका कि हम यहाँ पे सेल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एक सेल को सेलेक्ट कर लो, प्लस लगा लो, फिर दूसरे सेल को सेलेक्ट कर लो और एंटर कर लो। कितने तरीके हो गए? तीन। पहला तरीका कि आप इक्वल लगा लो, आप यहाँ पे 33 लिख लो डायरेक्ट और फिर प्लस लगा लो, फिर 17 लिख लो। दूसरा तरीका कि आप इक्वल लगा के आप इस सेल का एड्रेस बता दो कि B2 को आपने जमा करना है B3 के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास तरीका होगा कि आप यहाँ पे इक्वल्स टू एक सेल को सिलेक्ट कर लो, प्लस दूसरा सेल, एंटर। अब इन तीनों तरीकों में से हमें कौन सा तरीका यूज करना चाहिए? देख लो, अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो सिलेक्शन बेस्ट है। तो ये दो तरीके आपके पास एक जैसे, जिसमें आप सेल का रेफरेंस दे रहे हो। इन दोनों में आप सेल का क्या दे रहे हो? रेफरेंस। और रेफरेंस थोड़ा सा अलग है, एक में आप सिलेक्शन कर रहे हो, दूसरे में आप खुद ब खुद बता रहे हो कि ये वाला सेल सेलेक्ट किया जाए, आपको एड्रेस पता है। पर ये वाला तरीका, ये आपके पास स्टैटिक रहेगा। ये दोनों जो सेल्स है इनका जो यहाँ पे डेटा है वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा इन दोनों सेल्स पे। मतलब अगर हम यहाँ पे डेटा चेंज करते हैं, मान ले मैंने 33 को कर लिया 34, अब एट द मोमेंट जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देख लो इन दोनों का डेटा चेंज हो चुकी है। अरे समझ, हम यहाँ पे 34 को अगर हम चेंज करते हैं, मान लें मैंने यहाँ पे कर लिया इसे 40, एंटर, तो डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि डेटा के चेंज होने से मुझे यहाँ पे चेंज दिखानी है, तो फिर आप यहाँ पे हमेशा रेफरेंस का यूज करोगे, चाहे वो रेफरेंस आप खुद बता दो या फिर सिलेक्शन कर लो। पर यहाँ पे देख लो ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स टाइप किए। तो फिर आपको यहाँ पे मैनुअली खुद बताना होगा कि यहाँ पे 33 नहीं, अब क्या हो चुका है? 40 हो चुका है। समझ आ रही है? ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। तरीका बताते जाओ, एडिशन करना है। तीन तरीके आपने अभी देखे। सबसे पहले इक्वल, ठीक है, फिर उसके बाद 40 प्लस 1 से 1। दूसरा तरीका इक्वल्स टू सेल का नाम B2 प्लस B3। आगे पीछे कर लो, फर्क नहीं पड़ता कि आपने B3 को पहले सेलेक्ट कर लिया फिर B2 को, सेम आंसर। इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सेल, अप एरो और डाउन एरो के थ्रू भी आप सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो हमने अप एरो के थ्रू 40 वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अप एरो के थ्रू 17 वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। चले सब्ट्रैक्शन, 50 को माइनस करना है 25 से, ठीक है। तो इक्वल्स टू 50 लिखेंगे माइनस 25, इंटर, इक्वल्स टू C2 माइनस C3, इंटर। लास्ट तरीका इक्वल्स टू सिलेक्शन कर लो, माइनस लगा लो, सिलेक्शन कर लो, एंटर।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिवीजन आ जाता है। 100 रुपये आपके पास 5 बंदों के ऊपर डिवाइड करना है, तो याद रख लो इसमें सिलेक्शन मैटर करता है। आपके पास 100 रुपये है, 5 बंदों पे डिवाइड करना है, या 5 रुपये 100 बंदों पे डिवाइड करना है। इसमें अगर चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगे तो याद रख लो आंसर भी गलत आ जाएगा। ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में था, पर एडिशन में आपके पास 2 रुपए थे, आपके पास 5 रुपए आ गए तो ये 7 हो गए। आपके पास 5 रुपए थे, 2 आ गए, तब भी ये क्या हो जाते, 7 हो जाते। पर वहीं पे अगर आपके पास 50 रुपए थे, आपने 25 का लिए तो 25 बचे। पर अगर आपके पास 25 रुपए थे, आपने 50 का लिए तो -25 लगेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर यहाँ पे चेंज हो जाती है। अब चलो इन दोनों को 100 को डिवाइड करना है 5 पे, तो इक्वल्स टू 100, कौन सा सिंबल लगेगा, परसेंटेज, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद 5, आंसर क्या आएगा, 20 इक्वल्स टू, फिर 100 किस सेल में लिखा है, D2, डिविजन डिवाइडेड बाय D3, इंटर। लास्ट तरीका, आप सेल को सेलेक्ट कर लो। अगर हम ये करते तो गलत होगा ना आंसर। ठीक है, तो देख लो 0.05, मतलब वो एक पापड़ भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय ये सेल, इंटर। ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, जिसका पढ़ा 5 तक पढ़ना है ताकि 50 आ जाए, तो इक्वल्स टू 10, सिंबल कौन सा है, मल्टीप्लाई बाय एक्स लगा लो, एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क स्टार वाला सिंबल। ठीक है, स्टार, उसके बाद 5, इंटर, इक्वल्स टू E2 स्टार E3, इंटर। ठीक है, लास्ट सेल का सिलेक्शन कर लो, एस्ट्रिस्क लगा लो, और पे ये वाला सेल। नेक्स्ट पावर के लिए यहाँ पे कैरेट का सिंबल लगेगा। ठीक है, जो कि शिफ्ट 6 पे आपको मिलेगा, 6 की प्रेस करोगे तो इक्वल्स टू 2 का पावर 3, क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। माशाल्लाह, ये कौन सा स्कूल है जो जिसने आपको बताया कि 2 का पावर निकालने पे 2 का पावर 3, कितना आएगा आंसर, 4 आएगा। हम क्या कह रहे हैं कि 2 का पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। तो चलो इक्वल्स टू 2, एस आपके पास कैरेट सिंबल, 3, इंटर, 8 इक्वल्स टू सेल का नाम F2, कैरेट, F3, इंटर। लास्ट तरीका इक्वल्स टू सेल सेलेक्ट, कैरेट, और फिर सेल सिलेक्शन। समझ आ गई। ठीक है, तो ये थे आपके पास ऑपरेटर्स जो कि आप मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो कैलकुलेशन और फार्मूलाज निकालने के लिए। समझ आ गई है सबको। चले अब पढ़ते हैं यहाँ पे कि कैसे आप जनरेट कर सकते हो रैंडम नंबर्स और प्रैक्टिस इन एमएस एक्सेल। सबसे पहला फंक्शन आप पढ़ने जा रहे हो। एमएस एक्सेल की दुनिया में फंक्शंस बहुत सारे, 600 प्लस फंक्शंस है और उससे भी ज्यादा। अरे समझ, तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो रैंड बिटवीन। ठीक है, अब रैंड बिटवीन मतलब रैंडम नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। रैंडम नंबर्स आपको चाहिए दो नंबर्स के बीच, समझ आ रहा है। जैसे कि मुझे ना रैंडम नंबर चाहिए 10 और 20 के बीच में, तो 10 मेरा छोटी वैल्यू होगी और 20 मेरा बड़ी वैल्यू होगी और टॉप वैल्यू होगी। अरे समझ, तो रैंड बिटवीन फंक्शन का काम है आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करके देना कि इनके थ्रू आप कैलकुलेशन और फंक्शंस को अप्लाई कर सको। जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस एमएस एक्सेल की तरफ, फाइल बनाते हैं और शीट बनाते हैं। और शीट का नाम चेंज करने के लिए आप यहाँ पे किसी भी शीट पे डबल क्लिक कर लो। हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, हमने अभी जो पढ़े उनको कहा जाता अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे जो आपने ऑपरेटर्स पढ़े जिनके थ्रू आप फार्मूलाज बनाते हो वो है आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स है, स्टेप बाय स्टेप हम उनको भी कवर कर लेंगे। फिलहाल हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर कर लिया, और अब रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए फंक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है रैंड बिटवीन। अब RAND जब आप लिखते हो तो देख लो आपके पास यहाँ पे इसके साथ मिलते जुलते यहाँ पे सजेशंस आ जाएंगे। मैंने कहा 600 और 700 प्लस आपके पास फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल आपका हेल्प करता है कि R लिख लो, R वाले सारे फंक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। आ रहे समझ? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं AN और इसके बाद D, उसके बाद देख लो भी यहाँ पे आपके पास अभी भी 3 फंक्शंस आ रहे हैं जो कि इसके साथ रैंड के साथ मिलते जुलते हैं। इनमें से जो भी फंक्शन आपको चाहिए, जैसे कि इस वक्त हमारा काम है रैंड बिटवीन के साथ, तो अप एरो और डाउन एरो के थ्रू आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो अपने फंक्शन को और टैब की प्रेस कर लो, तो आपका रैंड बिटवीन वाला जो फंक्शन है वो खुद ब खुद कंप्लीट भी हो जाता है और ब्रैकेट भी आपको स्टार्ट करके दे देता है। अरे समझ? इसके बाद यहाँ पे गौर कर ले, ये जो आपके पास गाइडलाइन आ रही है आप इसे स्क्रीन टिप के दो, ठीक है? या तो फिर यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स का आपको बॉक्स दिया जा रहा है कि ये किस टाइप के आर्गुमेंट्स लेता है, तो उसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि बॉटम वैल्यू आपको देना है और उसके बाद आपको कौन सी वैल्यू देना है, टॉप। और दोनों वैल्यूज के बीच में क्या आना चाहिए, यहाँ पे देख लो कोमा। याद रख लो कुछ जगहों पे या तो कुछ कंप्यूटर्स में उर्दू इंस्टॉल होती है और पूरे कंप्यूटर का सेटिंग उर्दू होती है, तो वहां पे फिर कोमा नहीं, आपको सेमी कोलन लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस बॉक्स को हमेशा देखना है आपको कि यहाँ पे बीच में क्या आएगा, कोमा आएगा या तो फिर सेमी कोलन। तो फिलहाल हमारे केस में यहाँ पे कोमा आ रहा है, तो हमने बॉटम वैल्यू देनी है। जैसे कि मान लें मुझे 1 से नंबर स्टार्ट करने हैं और उसके बाद कोमा लगा लेंगे, तो कहा जा रहा है अब टॉप वैल्यू मुझे बता दो, तो टॉप वैल्यू मैं यहाँ पे 10 बता के एंटर करूंगा। अब 1 और 10 के बीच में एक रैंडम सा नंबर हमें मिलेगा, एंटर करेंगे तो देख लो हमें क्या मिला, 6 मिला, ठीक है? अगर हम इस पे डबल क्लिक करते हैं फिर एंटर करूंगा, चेंज हो जाएगा। फिर डबल क्लिक करेंगे क्योंकि इसका मतलब क्या, रैंडम बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में आपको हमेशा रैंडम नंबर मिलने वाला। रैंडम नंबर कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3, और इसी तरह 1 और 10 के बीच में होगा, 10 से ऊपर नहीं जाएगा, 1 से नीचे नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते जाओगे, देख लो ये रैंडम नंबर यहाँ पे चेंज करता जा रहा है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे यही 9 ही चाहिए, इसको फिक्स करना, इसको फिक्स करने के लिए आप सिंपली इसे सेलेक्ट कर लो, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी की प्रेस कर लो और इसके बाद ऑल्ट ई एस और यहाँ से सेलेक्ट कर लो किस चीज को, यहाँ पे ऊपर देख लो पेस्ट एज वैल्यूज। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। फिर देख लो यहाँ पे हमने यहाँ पे रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं वो सीखा। उसके लिए हमने फंक्शन सीखा रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन यहाँ पे जो फंक्शन है वो सबसे पहले आपसे कौन सा नंबर लेता है, बॉटम नंबर, ठीक है? फिर उसके बाद आपसे टॉप नंबर। तो याद रख लो अगर आपने 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर देने तो कुछ इस तरह से आपका साइंटिक्स होगा, पर अगर आपने स्टार्ट में 10 लिखा फिर 1 लिखा तो ये उल्टा नहीं जा सकता। स्टार्ट में आपको छोटा नंबर बताना होगा, बाद में बड़ा नंबर। तो यहाँ पे बॉटम नंबर आ जाएगा और उसके बाद आपके पास यहाँ पे टॉप नंबर। नेक्स्ट जब भी आप नंबर्स यहाँ पे पुट करते हो उसके बाद ये बार बार खुद को चेंज करता है, नंबर चेंज करके आपको देता है। तो मैंने कहा उस सेल को सेलेक्ट करके या तो उस रेंज को सेलेक्ट कर लो, इसके बाद आपने कॉपी करना है, तो कॉपी का तरीका CTRL प्लस सी, उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट की प्रेस कर लो, फिर सिर्फ ई की प्रेस कर लो, फिर उसके बाद एस की प्रेस कर लो। उसके जस्ट बाद आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, उस विंडो में आपको क्या सेलेक्ट करना है, वैल्यूज, और उसके बाद आपने लास्ट स्टेप में ओके करके खत्म करना। इजी है, जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इन चीजों पे आपका हाथ बैठ जाएगा, फिर नहीं भूलोगे। अरे समझ? जैसे क्या, फिर हम यहाँ पे रैंडम नंबर चाहते हैं, मान लें इस दफा मैं रैंडम नंबर चाह रहा हूँ इस पूरे रेंज में। तो हम पहला तरीका ये कर सकते हैं कि सबसे पहले रैंडम नंबर इस सेल में इंसर्ट कर ले। तो फंक्शन का नाम आपने अभी पढ़ा, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, अप एरो और डाउन एरो के थ्रू सेलेक्ट कर लो, टाइम जाया नहीं करना। आप अप एरो और डाउन एरो के थ्रू सेलेक्ट करके टैब की जैसी प्रेस करोगे तो ये ऑटो कंप्लीट कर लेगा। अरे समझ? आप पूरा टाइप करना चाहो तो पूरा टाइप कर लो, ब्रैकेट लगा लो। बॉटम वैल्यू हमने कहा 1 और टॉप वैल्यू हमने कहा इसे 10 और ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर लो और इंटर कर लो। अब रैंडम नंबर हमें 7 मिल चुका है। अब यहाँ से इसे हम ड्रैग करेंगे क्योंकि ड्रैगिंग आपने अभी सीखी, और फिर इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके ड्रैग करते इन्हें नीचे की तरफ। रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 हमें मिल चुके हैं। याद रख लो किसी भी नंबर को अगर आप डबल क्लिक करके उसके फार्मूला को एडिट करके इंटर करोगे तो पूरे यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे। अरे समझ? पर यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वक्त 5, पर ऊपर देख लो फार्मूला बार में आपको फार्मूला में आपका फंक्शन दिख रहा है। अरे समझ? जैसे कि रैंड बिटवीन 1 एंड 10 के बीच से यहाँ पे एक नंबर आपको दिया गया, एक रैंडम सा नंबर, पर जैसे जैसे डबल क्लिक करके वापस एंटर करते हो तो देख लो ये
क्या कर रहा है यहाँ पे, नंबर चेंज कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये नंबर फिक्स हो जाए, तो ये नंबर्स को फिक्स करने के लिए सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन आपने सीखी, पहला स्टेप कंट्रोल सी, फिर सिर्फ ऑल्ट, फिर सिर्फ ई, फिर सिर्फ एस, और उसके बाद विंडो में वैल्यू सेलेक्ट करके ओके कर लो। तो कंट्रोल सी, ऑल्ट, ई, एस, विंडो आ जाएगी, इसमें आप वैल्यू सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो इसमें जो भी हमें दिख रहा है फॉर्मूला बार में भी वही हमें दिख रहा है। इसका मतलब अब इस सेल में फंक्शन मौजूद नहीं है, फंक्शंस खत्म हो चुके हैं। इसमें जो नंबर है वही नंबर हम यहाँ पे आप एडिट करेंगे। अगर जैसे कि मुझे यहाँ पे 10 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, तो मैं 8 लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो बाकी नंबर सारे यहाँ पे स्टैटिक और फिक्स्ड हो जाएंगे। एक दफा फिर बताओ, रैंडम नंबर हमें चाहिए 10 और 100 के बीच में, कैसे इंसर्ट करेंगे? इक्वल्स टू रेंड, रेंड बिटवीन 10 to 100। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। अब ये तो एक्सेल में है, मान लो मुझे ये जी तक चाहिए, तो फिर ड्रैग करेंगे। ड्रैग हमारा काम कितना आसान कर रहा है। अब अगर ड्रैग नहीं होता तो आपको हर एक सेल में ये चीज, हर एक सेल में ये चीज बार बार टाइप करने की जरूरत पड़ती। अब सबको एक साथ सेलेक्ट करके नीचे मान लो मुझे 10 तक चाहिए, तो सबको एक साथ यहाँ पे ड्रैग कर लो 10 तक। अब मान लें किसी भी सेल पे डबल क्लिक करके उसके नंबर चेंज करोगे, या तो नंबर देखोगे, फंक्शन देखोगे, तो बाकी चेंज हो रहे, तो इसको फिक्स करने के लिए इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, सबको फिक्स करना है तो सबको सेलेक्ट करेंगे। बीच में कहीं पे भी कर्सर रखो, कंट्रोल ए प्रेस कर लो, तो जिस रेंज में आप मौजूद होंगे उस रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल सी, फिर आल्ट ई एस, वैल्यू सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर लो। ठीक है, अब अगर किसी भी सेल का हम डेटा चेंज करेंगे, जैसे कि 88 चाहिए, एंटर, तो बाकी यहाँ पे डेटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक चीज याद रख लो, अगर हम यहाँ पे रेंजेस मल्टीपल बनाते हैं, जैसे कंट्रोल सी, यहाँ पे भी रेंज बन चुकी है, यहाँ पे भी रेंज बन चुकी है। अब अगर किसी भी रेंज में आपका कर्सर पड़ा हुआ है और आप वहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करते हो, तो सिर्फ उस रेंज मतलब इस सेल के इर्द गिर्द इसके आसपास जितने भी सेल्स थे, जितने भी डेटा था, वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लें ये डेटा मुझे सेलेक्ट करना है, तो इस तरह मैनुअल सिलेक्शन मत कर लो, टाइम बचत करने के लिए बीच में कहीं पे भी कर्सर रखे कंट्रोल ए, वो पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल की पकड़ के रखो और फिर ये रेंज इसके साथ सेलेक्ट कर लो, फिर दोनों कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक को छोड़ के फिर यहाँ पे कंट्रोल की पकड़ के रखो, ये रेंज सेलेक्ट कर लो। अब सबको एक साथ यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट किए जाते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज किए जाते हैं, और आपने सेल को कैसे सेलेक्ट करना है, और सेल्स को कैसे आपने फंक्शंस में टारगेट करना है, रेफरेंस क्या होती है, कितने टाइप के रेफरेंसेस होते हैं, रेंज क्या होता है, सेल को कैसे आपने एडिट करना है, ये सारी चीजें आपने सीख ली है। अब लास्ट चीज यहाँ पे याद रख ले, आपके पास यहाँ पे जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको दो चीजें बताया जाता है, एक होता है ऑपरेंड और दूसरा होता है आपके पास ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑपरेंड होता क्या है, तो जब भी आपने कहा कि A2, फिर आपने कहा कॉमा A3, आपने कहा कॉमा A4, तो मतलब आप जो सेल सेलेक्ट करते हो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा हो। अरे समझ, अच्छा ऑपरेटर क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने A1 को सेलेक्ट करके फिर दरम्यान में प्लस लगा के A2 को सेलेक्ट कर लिया, तो मैं कहूंगा कि A1 एंड A2 आर ऑपरेंड्स। ठीक है, ये दोनों ऑपरेंड्स है, प्लस क्या है, ऑपरेशन। अब यहाँ पे सिर्फ सेल के नाम नहीं, यहाँ पे आपके पास डेटा भी आ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10 को मैंने जमा कर लिया 20 के साथ, तो 10 एंड 20 आपके पास क्या होंगे, ऑपरेंड्स, और प्लस क्या होगा, ऑपरेटर, या तो फिर टाइप ऑफ ऑपरेशन होगा। अरे समझ, बाकी आपने ऊपर ऑपरेटर्स पढ़ ली, क्लियर है सबके लिए?